नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टॉक रिव्यूज़ करेंगे। सबसे पहली कंपनी जो हम एनालाइज करेंगे वो है मेडी असिस्ट। मेडी असिस्ट को एनालाइज करने के लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, ईशान द प्रो, प्रीतम छेत्री, राहुल प्रभुणे और भी 2-3 लोग हैं जिन्होंने मुझे इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए कहा है। और ये कंपनी को एनालाइज करना भी चाहिए, एक डिसेंट कंपनी है ये। थोड़ा इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठा लीजिए, राइट। HDFC, एर्गो, ICICI का जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, टाटा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कोई भी उठा लीजिए आप। उसके 2 काम होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के। एक तो उनका कोर काम होता है, कोर काम होता है अपने प्रोडक्ट का डेवलप करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना और उसकी मार्केटिंग करना। तो उसमें प्राइसिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंज्यूमर इंसाइट्स, ये सब कुछ आता है। मूल काम जो है प्रोडक्ट को डेवलप करना है, राइट। और दूसरा जो नॉन कोर काम होता है वो होता है कि प्रोडक्ट बेचने के बाद या इंश्योरेंस बेचने के बाद जो भी क्लेम प्रोसेसिंग को आते हैं या क्लेम्स आते हैं, उनको किस तरह प्रोसेस करना है। ये क्लेम्स जो आए हैं इनकी वैलिडिटी सही तरीके से चेक करनी है कि भाई फ्रॉड वगैरह तो कोई एस्केलेट नहीं कर रहा है, राइट। ये सब होने के बाद कस्टमर सर्विस में कुछ कंप्लेंट्स आते हैं या फिर टिकट्स आते हैं, उनको एड्रेस करना, राइट। तो ये सारा काम जो है वो नॉन कोर काम होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करते हैं, जो कोर काम है कंज्यूमर इंसाइट करके एक प्रोडक्ट डेवलप करके उसकी मार्केटिंग का जो काम है वो खुद रखते हैं, इन हाउस रखते हैं। और जो ये नॉन कोर काम है जिसमें फ्रॉड डिटेक्शन होता है, क्लेम प्रोसेसिंग होती है, कस्टमर सर्विस में टिकट्स आते हैं, वो एक तरह से आउटसोर्स कर देते हैं। और वो आउटसोर्स करते हैं वो लोग मेडी असिस्ट जैसे TPAs को, थर्ड पार्टी एसोसिएट्स। तो मेडी असिस्ट को TPA बुलाते हैं, इट्स अ थर्ड पार्टी एसोसिएट, इट्स अ मार्केट लीडर विद 35% मार्केट शेयर इन TPA मार्केट, राइट। तो यहाँ पे तो मेडी असिस्ट जो यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ पे एक इंटरमीडियरी है जो 3 स्टेक होल्डर्स के साथ काम करता है। तो पहला जो स्टेक होल्डर है वो है पेयर्स। तो मैं जो इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहा था, दोज आर कॉल्ड एज पेयर्स। तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गवर्नमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हो सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, छोटे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं। सो मेडी असिस्ट का जो क्लाइंट होता है वो पेयर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं। करीबन 36 to 40 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मेडी असिस्ट काम करता है, राइट। तो अब ये जब इंश्योरेंस कंपनीज अपना जो सामान है या फिर अपना माल है या फिर जो इंश्योरेंस है वो किसको बेचते हैं, वो एक तो कॉर्पोरेट्स को बेचते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं, या तो फिर रिटेल लोगों को बेचते हैं, हमारे आप जैसे इंडिविजुअल्स को बेचते हैं, राइट। सो दीज आर द सेकंड स्टेक होल्डर्स इन दिस कंप्लीट सिनारियो। तो दीज आर कॉल्ड एज मेंबर्स, राइट। तो जब मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में काम करता था, टाटा स्टील में, तो टाटा स्टील में हर साल जो है इंश्योरेंस कंपनी बदलती जाती थी। कभी ICICI होती थी, कभी टाटा की होती थी, टाटा अलियंस होती थी, या फिर कभी कभी HDFC होता था। बट एक चीज़ जो कांस्टेंट होती थी वो मेडी असिस्ट, राइट। तो जब भी मुझे कोई क्लेम अपलोड करना होता है और वो क्लेम क्लियर नहीं होता था, चाहे फिर वो डोमिसरी क्लेम हो, डोमिसरी क्लेम्स होते, OPD क्लेम्स होते थे, तो OPD के लिए हमको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था। और दूसरा जो होता था जो हॉस्पिटलाइजेशन है, तो फॉर एग्जांपल मुझे मेरे फादर को एक हॉस्पिटल में एडमिट करना था, NM वाडिया कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एक पुणे में है। तो वो जो हॉस्पिटल था वो मेडी असिस्ट के नेटवर्क में था, तो मेरा जो पेमेंट हुआ वो बहुत कैशलेस था, राइट। तो ये जो तीसरा जो स्टेक होल्डर है इस पूरे इक्वेशन में वो नेटवर्क्स है। जो नेटवर्क्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हॉस्पिटल्स होते हैं। तो इस कंपनी के पास या इनके नेटवर्क में करीबन 20,000 हॉस्पिटल्स है अक्रॉस इंडिया। और ये कंपनी जो है ये टॉप जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, करीबन 10,000 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आउट ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज, 35 कंपनीज जो है वो इनके मेंबर्स है, राइट। तो मेडी असिस्ट काम करती है पेयर्स के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जिनके क्लाइंट्स होते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, या फिर रिटेलर्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं। और मेडी असिस्ट जो है वो अपना नेटवर्क जो है हॉस्पिटल का वो स्केल अप करती है। 20,000 हॉस्पिटल्स है पैन इंडिया उनके नेटवर्क में, ताकि एक बहुत कैशलेस काइंड ऑफ ट्रांसफ़र हो, बहुत सीमलेस, एक बहुत एफर्टलेस ट्रांसफ़र हो, और एंड कस्टमर को, मेरे जैसे इंडिविजुअल को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े जब हॉस्पिटलाइजेशन कुछ होता है, राइट। तो ये मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है मेडी असिस्ट का, राइट। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे CFO to EBITDA 0.7 है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से अपने एंड कस्टमर्स जो है, जो बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज है, स्पेशली गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है, उनसे पैसा सही वक्त पे निकालती है। जिसका मतलब मेडी असिस्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है अपने क्लाइंट्स के साथ। तो एक
टेक रेट पे काम करती है। तो इतने क्लेम्स प्रोसेस करो, उसका इतना परसेंटेज मुझे ऑलरेडी एक एन्यूटी बेस्ड पे पहले ही पे कर दीजिए। एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तो तभी एक टेक रेट डिसाइड होता है कंसेंशुअली, एंड उसके बेसिस पे जो पेमेंट है एन्यूटी बेस्ड पेमेंट, एडवांस पेमेंट कर देता है क्लाइंट इनको, राइट। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है जो कि काफ़ी एक सॉलिड एक बिजनेस मॉडल बनाता है। तो CFO टू एबिटा 0.7 है, काफ़ी अच्छी तरीके से अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है और बार्गेनिंग पावर है अपने एंड कस्टमर के साथ। इट्स अ साइन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, राइट। दूसरी चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप देखोगे कांस्टेंट रहे, कुछ सिक्लिकलिटी नहीं दिखी है। कंसेंशुअली एक तरह से डिसाइड होता है कि इतना टेक रेट रहेगा, इतना कमीशन रहेगा एक क्लेम प्रोसेस करने का या फिर एक कस्टमर सर्विस के टिकट को सेटल करने का, और एक एन्युटी बेस्ड मॉडल पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बिल्कुल सिक्लिकल नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग साइन देते हैं बिजनेस मॉडल के। सिक्लिकलिटी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी दिख रही है ये, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप 5 साल का देखो तो 18% है, पिछले 1 साल का भी 18% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% है। तो करीबन 15 to 20% के ROE ROC में ये कंपनी पड़ती है। मतलब एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, डिसेंट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है। ऑब्वियसली वी वांट कंपनीज विच आर 20+ ऑन ROE ROC. ROE is nothing but how efficiently the customer or the company uses its capital, right? तो ये कंपनी काफ़ी रिसेंटली February 2024 में IPO की है इस कंपनी का। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं था जितना मुझे याद है, और कोई पास्ट डेट नहीं था, कोई पुराने पाप धोने के लिए नहीं किए थे, क्योंकि कुछ पाप थे ही नहीं, क्योंकि CFO टू एबिटा इतना स्ट्रांग है। तो जो कंपनी के क्लाइंट्स है उसी से कंपनीज की सैलरी जाती है। आपको इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर्स के पैसे लेने की जरूरत नहीं है अपने लोगों को सैलरीज देने के लिए, राइट। तो डेट टू इक्विटी भी काफ़ी ठीक ठाक है इनका, 0.4 है, राइट। शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट कुछ नहीं है, राइट। दे काइंड ऑफ pay to their employees whatever they have to expand, they do it with the cash accruals which they get from their clients, or the money which they get from their clients, right. So ROE ROC is pretty decent, right. A business model एक ठीक ठाक business model लग रहा है, long term sustainable business model लग रहा है। but एक problem है, और problem है growth में, right. तो इस कंपनी का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे, EPS ग्रोथ रेट इज अराउंड 13%, प्रॉफिट ग्रोथ रेट इज 14%। पिछले 5 साल का ठीक ठाक है, बट इफ यू लुक एट द रीसेंट ग्रोथ मेट्रिक्स इट्स फेयरली एवरेज, राइट। क्वालिटी पे सॉलिड है, ग्रोथ पे एवरेज है, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी के 75% रेवेन्यूज जो आते हैं वो कॉर्पोरेट क्लाइंट से आते हैं। जैसे मैंने टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, बड़े बड़े कंपनीज, निफ्टी 50 की कंपनीज, 10,000 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो ऑनबोर्डेड है उनसे 75% रेवेन्यूज आते हैं, राइट। और ये जो मार्केट है इसका पेनिट्रेशन करीबन 65% हो चुका है। तो इट्स ऑलरेडी अ हाईली पेनिट्रेटेड मार्केट, इसमें कोई घुसने के लिए और कोई कुछ जगह है नहीं, राइट। दूसरा कुछ एक इनके कंपटीटर्स बहुत पीछे है करीबन एक तरह से। कुछ विडाल नाम की एक कंपनी है, 13% मार्केट शेयर है, इस कंपनी का तो 35% मार्केट शेयर है, राइट। तो जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो एक पेनिट्रेटेड मार्केट है। तो कंपनी ने सोचा कि हम रिटेल क्लाइंट्स को फिर ऑनबोर्ड करते हैं, क्योंकि एक सीरियस वैल्यू माइग्रेशन दिख रहा है, राइट। जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे जैसे, आपके जैसे लोग पहले LIC लेते थे, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेते थे, आप धीरे धीरे करके प्राइवेट पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट, वो रुक करते हैं बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज का जिनके पास इन हाउस क्लेम प्रोसेसिंग है, जैसे ICICI, HDFC वगैरह जो कंपनीज है, ये लोग कुछ मात्रा में इन हाउस क्लेम प्रोसेसिंग करते हैं, तो उनको मेडी असिस्ट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। और ये दिक्कत मेडी असिस्ट को दिखी है कि ये जो बड़े कंपनीज है वो उनके क्लाइंट्स बनते हैं, बट कुछ एक 20% पोर्शन, 25% पोर्शन अपने क्लेम प्रोसेसिंग का मेडी असिस्ट को देते हैं, बाकी जो है वो इन हाउस करते हैं, राइट। तो इसलिए मेडी असिस्ट क्या करती है, फिर गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके पीछे जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट इन हाउस कुछ करना नहीं चाहता, गवर्नमेंट सब कुछ आउटसोर्स करना चाहता है, राइट। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर जो छोटे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, स्टार जैसे, राइट, इतने बड़े जितने ICICI, HDFC, टाटा जैसे बड़े नहीं है, छोटे छोटे वाले हैं जिनका इन हाउस प्रोसेसिंग नहीं है, उनका बिजनेस लेना चाहती है, बट वो भी पाए काफ़ी छोटा पाए है, राइट। रिटेल क्लाइंट्स जो है वो, रिटेल कस्टमर्स, इंडिविजुअल्स जो है वो बड़े कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, रिकग्नाइज ब्रांड्स के पास ही जाकर अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, राइट। तो ये बिजनेस भी थोड़ा एक तरह सीमित या स्टैग्नेंट करने वाला बिजनेस है। इसलिए अगर आप देखोगे मेडी असिस्ट जो है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ दैट दे वांट टू गेट इज बाय गोइंग इंटरनेशनल, क्योंकि
ये फ्रॉड डिटेक्शन, क्लेम प्रोसेसिंग, ये बहुत स्केलेबल बिजनेस है क्योंकि आपको टेक, यू जस्ट हैव टू गेट द टेक राइट। आप एआई वगैरह करके यू गेट द टेक राइट, क्योंकि अभी थोड़ी तो फ्रॉड डिटेक्शन में कोई आदमी ना फ्रॉड डिटेक्ट करता है बैठ के, राइट? इट्स नॉट अ मैनुअल थिंग टू डू, राइट? यू गेट द टेक राइट, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं जब टाटा स्टील में था तो ऐसा गलती से एक बार हो गया था कि मैंने एक क्लेम 2 बार चढ़ा दिया, तो दूसरा वाला रिजेक्ट हो गया था। तो मेडी असिस्ट ने बराबर पकड़ लिया था कि यार ये तो एक क्लेम फिर से चढ़ा दिया इसने, तो दूसरा बार रिजेक्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल टेक enabled stuff that these people are doing. तो ये हाईली स्केलेबल बिजनेस है, दैट्स व्हाई दे वांट टू गो इंटरनेशनल एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। दूसरा, यू नो, दीज पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ M&As, अक्वायर कर रहे हैं। जैसे एक कंपनी को बहुत रिसेंटली इन्होंने एक्वायर किया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इट्स अ फेयरली डिसेंट कंपनी, राइट? काफ़ी सही कंपनी है, उनको अक्वायर किया है। दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ M&A और उसके लिए करीबन 333 करोड़ का एक और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी होगा। तो इक्विटी डाइल्यूट कर रही है कंपनी सो दैट दे कुड अक्वायर मोर कंपनीज ओवर हियर, राइट? तो इस कंपनी में अगर आप देखोगे, इट हैज़ अ फेयरली डिसेंट बिजनेस मॉडल, क्वालिटी वाइज ठीक है, ग्रोथ वाइज दे आर ट्राइंग टू गेट द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ, नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, राइट? म्यूचुअल फंड्स इसमें काफ़ी ज़्यादा बाय करते हैं, DIIs, FIIs अगर आप देखोगे, स्पेशली DIIs जो है, काफ़ी म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्टेड है। इसमें एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है बेसमेर नाम का, करीबन 18% स्टेक्स है उसके, प्रमोटर स्टेक में। तो वैसा देखने गए तो ये कंपनी एक ठीक ठाक कंपनी है, राइट? एक स्लो एंड स्टडी कंसिस्टेंट कंपाउंडर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनी बन सकती है, राइट? आई विल शो यू दी चार्ट्स, द स्टॉक चार्ट्स ऑफ दिस कंपनी एज वेल। यहाँ पे अगर आप देखोगे इतना कुछ इम्प्रेसिव दिख नहीं रहा है, राइट? द स्टॉक प्राइस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज रियली अप एंड देन इट वेंट डाउन एंड अब इट्स ट्राइंग टू फाइंड इट्स वे टू द टॉप राइट नाउ, राइट? So this was the brief about Medi Assist. If you guys have it in your portfolio, it's a decent company. It's a decent company to analyze, right? So guys, this is not a stock recommendation. मैं कोई SEBI registered analyst नहीं हूँ. These are all educational videos. आप please इन videos का सही तरीके से उपयोग कीजिए for your level 2 analysis, or you go to a financial advisor to, you know, invest in the stock market. So this is not a stock recommendation, guys. These are educational videos. We'll take the next company now. राइट, सो द नेक्स्ट कंपनी इज वुमेन कार्ट। इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, 2 लोगों ने कहा है एक्चुअली, काफ़ी सारे नहीं है। अब्दुल साहिद इमीर और प्रमोद कुमार ने मुझे इसको एनालाइज करने के लिए कहा है। ये कंपनी बेसिकली विमेन रिलेटेड सामान बेचती है, तो रिटेल कंपनी है, रिटेल आउटलेट है। यहाँ पे फोटो पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि दुकान है यहाँ पे, तो इट्स रिटेल आउटलेट और ये सब जो भी ब्रांड्स हैं उनके साथ टाई अप करती है एंड ऑल दीज ज्वेलरी एंड ऑल फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम वगैरह, औरतों के सामान जो है, बर्तन जो किचन के होते हैं वो भी बेचती है कंपनी, राइट? तो इस कंपनी को जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे लगा कि ये कोई बड़ी कंपनी होगी, बट बेसिकली इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन 148 करोड़ का है। तो ये माइक्रो कैप का माइक्रो कैप है एक तरह से। और इस साइज़ के कंपनीज जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको क्वालिटी, वैल्यू वो सब नहीं ढूंढना होता है, राइट? द ओनली थिंग दैट यू लुक एट इज़ ग्रोथ। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, इस साइज़ के कंपनीज अगर यू नो इस टाइप के कंपनीज क्या होता है कि बहुत सारे जो टेलीग्राम ऐप्स, व्हाट्सएप ऐप, यूट्यूब चैनल्स पे फेमस किए जाते हैं और लोग ऑलरेडी पैसा इस पे लगा के बैठते हैं, इसको मल्टीबैगर बोल के हाईलाइट करते हैं। एंड ये मल्टी बैगर वगैरह होता नहीं है। इसका स्टॉक प्राइस जब ऊपर जाता है तो जो लोग इनिशियली पैसा लगाते हैं, जो भी ये टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टा चैनल्स तो नहीं, व्हाट्सएप चैनल्स चलाते हैं, दे मेक मनी आउट ऑफ दिस, राइट? तो 148 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी वर्थ काइंड ऑफ रीडिंग या वर्थ एनालाइजिंग भी है, बट मैंने फिर भी इसको लिया मैंने, द फैक्ट दैट कपल ऑफ पीपल रीच्ड आउट टू एनालाइज दिस कंपनी, राइट? इसका ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 153% का प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है 102% का। बिजनेस मॉडल, सस्टेनेबिलिटी वगैरह पे आई डोंट थिंक सो इतने छोटे कंपनीज को एनालाइज भी किया जाता है। बट हर वक्त ध्यान में रखना ये बात कि यू नो दीज कंपनीज आर फ्लोटेड एज नेक्स्ट मल्टी बैगर्स, सो दैट यू इन्वेस्ट मनी इन दीज कंपनीज एंड द पीपल हु हैड इन्वेस्टेड मनी इनिशियली दे काइंड ऑफ मेक मनी आउट ऑफ यू नो एक तरह से ऐसे कंपनीज को फेमस करके, राइट? इसका स्टॉक प्राइस भी देखोगे आप, एक तरह से जब ऊपर गया था तो ऊपर गया था एंड देन आई एम श्योर मेनी पीपल
lost money over a period of time because the stock price is just sliding down, right? So this was the second company, Women Cart. Just be careful about such companies. सावधानी एक तरह से बरतना बहुत ज़रूरी है ऐसे companies के बारे में, right? We'll go to the next company, but before going that, please subscribe to the channel, guys, if you have not subscribed, and please give me a simple like. वो like मिलता है तो थोड़ा video एक बड़े audience तक जा सकता है. Algorithm pushes it to the bigger audience, and if you can share this content, if you find this content valuable, please do share it with your friends and family members. जो भी आपको सही लगेगा आपकी community में, you can share it if you find this content of any value. We'll move to the next company, third company. The next company is PN Jewelers, PN Gadgil Jewelers. इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए मुझे जोशी लेव ने कहा है, काफ़ी बार जोशी लेव ने मुझे इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए कहा है, एंड जोशी लेव, I've told you that I'll analyze this company once the results are out. The results are out, so I'll analyze this company. Frankly speaking, जोशी लेव इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है पिछले एक क्वार्टर में. प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ काफ़ी ठंडा है, राइट? सिंगल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ हुआ है, राइट? इवन इफ यू लुक एट द लास्ट 1 ईयर, इस कंपनी का EPS ग्रोथ -15 दिख रहा है बिकॉज द कंपनी IPO'd इन नवंबर 2024. तो जब भी इक्विटी डाइल्यूट होता है तो EPS ग्रोथ जो है वो थोड़ा हिट लेता है. सो इफ यू लुक एट द प्रॉफिट ग्रोथ इज अराउंड 49%, EPS ग्रोथ इज -15%. डोंट लुक एट द EPS ग्रोथ एटलीस्ट फॉर नाउ. सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन 195%. पिछले 5 साल का डेटा काफ़ी सॉलिड है, ग्रोथ कंपनी है. तो ज्वेलरी कंपनीज जो है, कल्याण, सेनको, PNG, RBZ, टाइटन, इन्होंने पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए. बट क्वेश्चन ये है कि आगे जाके ये कंपनीज पैसा बना सकते हैं या नहीं. तो एक बहुत मेजर टेलविंड इन कंपनीज में आ सकता है, विच इज़ नथिंग बट योर GST टैक्स कट्स जो है, इसमें कुछ रैशनलाइज होंगे गोल्ड बाइंग में, या फिर इनकम टैक्स जो स्लैब्स एक तरह से घटाए गए हैं, वो एक तरह से कंजम्पशन, अर्बन कंजम्पशन कुड, दिस कंपनीज कुड बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? इस ये सेक्टर का जो है मैं एक प्रॉपर एनालिसिस करूँगा, राइट? The only development that has happened with regards to this company, what they have done is कि लाइट वेट ज्वेलरीज के आउटलेट्स निकाल रही है ये कंपनीज, बिकॉज गोल्ड काफ़ी महंगा हो चुका है. तो गोल्ड, वो जो प्रॉपर एक गोल्ड होता है जो आप देखते हो डिज़ाइन, एक हैवी डिज़ाइंस होते हैं, वो सर उससे थोड़ा दूर हटके जो लाइट वेट होता है, जैसे कानों की बाली होती है, थोड़ा एक नेकलेस टाइप होता है, बेसिक वाला चेन होती है जो एवरीडे यूज़ के लिए औरतें पहनती है, वैसी ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स ये लोग लेके आ रहे हैं, राइट? वो एक डेवलपमेंट हुआ है. पिछला क्वार्टर कुछ ऐसा कोई तोड़ क्वार्टर नहीं है, कुछ ऐसा ज़बरदस्त हुआ नहीं. इसका स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखो तो कंसोलिडेट करके थोड़ा साइडवेज ही मूव कर रहा है, राइट? बट whenever you analyze jewelry companies, you need to look at 3-4 things which are very very critical. तो यहाँ पे मैंने सारी कंपनीज का एक तरह से डिटेल्स लिखा है. तो if you look at the companies, the first thing which you need to look at कि यार ये लोग गोल्ड जो उठाते हैं इसमें से कितना % लीज्ड है, राइट? तो एक वक्त में टाइटन का जो बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टाइटन इज़ नॉट बाइंग दैट गोल्ड, टाइटन इज लीजिंग दैट गोल्ड. तो टाइटन का अगर आप देखो तो 89-90% जो है लीजिंग, ये बहुत पहले शुरू कर दिया था, एंड अदर्स कॉपीड इट, अदर्स काइंड ऑफ फॉलोड सूट. तो कल्याण 100% लीज करता है अपने गोल्ड को, सेनको 80%, गाडगिल जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 85 है, एंड PN गाडगिल भी 85% एक तरह से गोल्ड को लीज करता है, क्योंकि लीजिंग में आपके रेट्स बेहतर होते हैं, राइट? एंड दिस इज़ अ वेरी इन्वेंट्री हैवी बिजनेस. तो अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो इन्वेंट्री आपके पास आ जाती है गोल्ड की, और लेट्स से गोल्ड के प्राइसेस अगर गिर जाते हैं या कम हो जाते हैं, देन नुकसान हो जाता है बहुत सारे ज्वेलर्स का. तो जो छोटे अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स हैं जिनकी मजबूरी होती है कि गोल्ड खरीदना है, वो लोग धीरे धीरे एक तरह से वाइप आउट होते जाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है जब गोल्ड के प्राइसेस गिर जाते हैं. तो गोल्ड के प्राइसेस पिछले 2 से 3 सालों में बढ़ रहे हैं, बट ये बहुत बड़ा थ्रेट है छोटे ज्वेलर्स के बिजनेस मॉडल्स को. उनके P&Ls स्क्रू हो जाएंगे अगर गोल्ड के प्राइसेस गिर जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ लीजिंग गोल्ड. इवन इफ दे लीज इट, उनके जो टर्म्स होते हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं. मतलब जो जिनसे गोल्ड लेते हैं, जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनसे गोल्ड लेते हैं, वो काफ़ी ख़राब टर्म्स पे देते हैं. टाइटन जो है इट गेट्स द बेस्ट ऑफ द डील. ऑब्वियसली टाइटन एक 3.16 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, तो इट हैज़ द बेस्ट ऑफ द डील्स. अदर्स हैव फॉलोड सूट. तो लीजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स द न्यू नॉर्मल राइट नाउ. 2 साल 3 साल पहले दिस वॉज नॉट द न्यू नॉर्मल, राइट? दूसरी चीज़ आप देखते हैं वो है स्टडड रेशियो. स्टडड रेशियो इज़ नथिंग बट कि गोल्ड में पत्थर या फिर डायमंड्स कितना % है, राइट? तो
इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर ग्रॉस मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जिसमें ज़्यादा स्टडड रेशियो है उसका ग्रॉस मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो गार्डगिल जो है वो 8% या 7% था करीबन एक साल पहले, अब 10% करने की कोशिश कर रहा है, बट इसके ग्रॉस मार्जिन जो है वो सबसे कमज़ोर है 7% के। जबकि टाइटन जो है इस राजा जो है एक तरह से किंग है इस सेक्टर का, इसके 25% जो ग्रॉस मार्जिन आते हैं, 25% ग्रॉस मार्जिन है, इट्स बिकॉज स्टडड रेशियो इज 32%। मतलब जेमस्टोन पत्थर वगैरह है वो ज़्यादा होते हैं ज्वेलरी में, राइट। तो ग्रॉस मार्जिन अगर ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसका इम्पैक्ट आरओई पे भी पड़ेगा। तो 28% आरओई है टाइटन का, विच इज़ अ मार्केट लीडर, राइट। गार्डगिल का 23% है, राइट। स्टडड रेशियो कम होने के बावजूद भी गार्डगिल जो है वो एसेट टर्न्स में सबसे तोड़ है। तो इसका अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी देखोगे तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है करीबन 20-25% है, बट उनका स्टोर ग्रोथ है सिर्फ 5% है। तो मतलब बहुत एफिशिएंटली अपने स्टोर्स को चलाती है गार्डगिल, राइट। तो इसका जो 3.29 का एसेट टर्न्स है, इट इज़ बेटर देन एनी ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स irrespective of the size of the competitors, right। तो ये तोड़ है, राइट। द थर्ड थिंग इज इन्वेंट्री टर्न्स। अगेन इसमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी है गार्डगिल की, 4.74 का इन्वेंट्री। मतलब उसको पता है कि कस्टमर्स किस तरह के, उसके कस्टमर्स किस तरह के डिज़ाइंस चाहते हैं, इसलिए जो इन्वेंट्री टर्न्स है गार्डगिल का 4.74, which is a market leader in this sector, right। That's why return on equity for Gargill is around 23%. It is second best to Titan, which is 28%. So ROE is nothing but net profitability multiplied by your asset turns multiplied by financial leverage. तो net profitability भले गार्डगिल की कमज़ोर है, पर इसके asset turns काफ़ी तोड़ है, जिसके वजह से it comes next to Titan, right। तो इस सेक्टर का हम एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। I think consumption, urban consumption में this is a very critical sector that would come up, right। तो इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, but for now Joshi Lab, this is what we can close on, guys। Thank you very much for your time. Please do take care. Thank you very much. Bye bye.